ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं, यह है हॉट सीट। यहाँ पे सवाल जलाते हैं और जवाब भी बहुत ज़्यादा जलाते हैं। जय हिंद दर्शकों, वीडियो जर्नलिस्ट यश गुप्ता के साथ मैं हूं जैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया का हॉट सीट पॉडकास्ट। आज इस सीट पे जो व्यक्ति बैठने वाले हैं वो कभी सीधी बात नहीं करते, हमेशा तंज और मजाक के साथ अपनी बात को रखते हैं। वो समाज की हर कुरीतियों को उठाते तो हैं, लेकिन उसमें एक तंज होता है, सीधी सीधी अपनी बात नहीं रखते। तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि लगने वाली है आग और शुरू होने जा रहा है वॉइस ऑफ इंडिया का हॉट सीट। तो वेलकम मिस्टर नईम। नईम साहब, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट शो में। जैद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने पॉडकास्ट का हिस्सा हमको बनाया। नईम साहब, आप खुद को कौम का शुभचिंतक मानते हैं, लेकिन आपकी बात अक्सर लोगों को चुभाने वाली होती है, आपकी बातें चुभ जाती हैं, ऐसा क्यों? देखिए, होता यह है कि हर उस बात को कहने के लिए हमारा मकसद जो होता है वो ये होता है कि हम बच्चों को और ख़ासकर बड़ों को भी तकलीफ़ दें, उनको दिली तकलीफ़ पहुंचाएं। हम दिली तकलीफ़ जानबूझकर पहुंचाना चाहते हैं। जब तक हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी, हमारे बच्चों को तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी, दिल को ठेस नहीं लगेगी, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी एक सीधी सी मिसाल हम ऐसा देना चाहेंगे कि हंडिया में हमारे एक ताल्लुकात के लोग हैं जो बड़ी फैमिली है काफ़ी, और बहुत गुर्बत में जी रहे थे। लेकिन उनका जो सबसे छोटा बेटा था उसको ये लोग बहुत ज़्यादा बात कहते थे, कुछ नहीं कर रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो। और उसको इतना ज़्यादा इस बात का धक्का लगा और इतना ज़्यादा उस टॉर्चर हुआ, वो सहन नहीं कर पाया और वो बम्बई भाग गया बिना बताए। घर के लोग काफ़ी परेशान हुए और पता ये चला कि वो अपनी खाला के यहाँ मुंबई चला गया है और वहाँ पर वो रहकर आज वो हैसियत में हो गया है कि उसके सारे रिश्तेदार, उसके सारे भाई जो कुछ नहीं करते थे, वो उसके पास जाकर काम करने लगे हैं। एक बड़ा सेटअप उसने तैयार कर लिया और सेटअप तैयार करने का जो उसने अर्निंग किया, जो उसने पैसा कमाया, वो आज देखने लायक है। पूरा घर रास्ते पर आ गया, पूरा घर सही हो गया। अगर उसको चोट न लगी होती, वो मुंबई न भागा होता, तो आज उनके घर के हालात वैसे के वैसा ही होते। तो ये तो एक एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, वरना अक्सर आजकल के बच्चों को अगर आप ज़्यादा कुछ कहिए, अब तो हम यही करेंगे, हमारे पीछे पड़े रहते हैं, अब यही करेंगे। देखिए, होता ये है, जिद पकड़ लेते हैं। होता ये है कि आज हम लोगों ने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा ऐश आराम में पाल रखा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूटी दिला दिया गया है और ये बच्चे घूम रहे हैं। पढ़ाई के नाम पे किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने कैरियर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत ख़राब होगा और बाद में ये होगा कि वो खुद अपने माँ बाप पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि क्यों हमारे माँ बाप ने हमारे लिए सख्ती नहीं किया। होता ये है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं महसूस होता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने अगर सही तरीके से पढ़ाई कर लिया होता, अपने माँ बाप की बात मान लिया होता, तो आज हमारे साथ ये ना होता। आप कहते हैं कि कौम की जो आज हालत है, इसके जिम्मेदार खुद कौम के लोग हैं। क्या एकदम सीधा सीधा पूरी कौम पे ये इल्ज़ाम नहीं है? कौम के लोग तो बड़ी अच्छी जगह पे भी हैं। देखिए, होता ये है कि जब भी कोई बात कही जाती है तो ये बात समझने वाली होती है कि कभी पूरे लोगों को, सारे लोगों को ये बात कभी नहीं कही जाती। जैसे हमसे सपोज कर लीजिए कोई आदमी ये कह दे कि एक आदमी है, वो सड़क पे घूमता रहता है, पागल टाइप का है और उसने नाली से उठा के पानी पी लिया, तो हम यकीन कर लेंगे। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई काबिल आदमी, कोई आलिम आदमी नाली से पानी उठा के पी रहा था, तो हम कभी यकीन नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से जब कोई बात कही जाती है तो हमेशा ये समझा जाता है और समझने वाले के ऊपर होता है कि हमेशा सारे लोगों को ये बात नहीं कही जाती, कुछ अच्छे लोगों को कुछ बातें छोड़ कर कही जाती हैं। अच्छा, आपकी हमने एक वीडियो देखी थी, कुछ गरीब बच्चे, गंदे गंदे बच्चे थे, दौड़ते हुए भागे जा रहे थे। आपने उसको वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद डाल दिया कि ये नीट के एग्ज़ाम देने के लिए ये भागे जा रहे हैं, उसकी तैयारी करने के लिए भागे जा रहे हैं। जबकि वो गरीब बच्चे जैसे खेल रहे थे, इतना तंज, इतना मजाक उड़ाना इन गरीब बच्चों का, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात होती है नियत की।
हमारे शब्दों पे, हमारी चीज़ों को दिखाने पे गौर ना करिए, हमारी नीयत देखिए कि उसमें हमारी नीयत क्या है। हम ये नहीं, नियत आपकी तो बिल्कुल एकदम फेयर है, इसमें तो कोई शक कर ही नहीं सकता है। अब नियत तो आपकी यह है कि ये बच्चे जो खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये पढ़ाई की तरफ दौड़े, लेकिन जो कहने का अंदाज था। देखिए होता ये कि हम फिर ये कह रहे हैं कि हमारा जो तंजिया लहजा होता है, जो हम बात कहते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को, जैसे आप कमेंट के ज़रिए हम कह रहे हैं कि आप लोग को लगता है कि चुभ रहा हो, लोगों को चुभता है, लोग गलत कमेंट करते हैं। तो देखिए कमेंट का रीज़न तो हम आपको बता दें, अगर सोशल मीडिया की बात करेंगे तो कमेंट का रीज़न तो हम आपको ये बता दें कि अच्छा और बुरा ऐसे डिपेंड करता है कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, जो लोग बात को समझते हैं वो पॉजिटिव कमेंट करते हैं। निगेटिव कमेंट करने वालों में हम आपको खासकर अपने शहर के लोगों की बात बता दें कि जैसे एक शख्स ने हमको कहा कि बकरीद में नहीं भाई, हमारे जो है भांजे भतीजे आते हैं तो वो बकरा देख के बड़ा खुश होते हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं है, अगर आप पैसा हमको दे दें तो हम कुर्बानी का बकरा ले आए और बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो हमें गुस्सा इस बात का आया कि ये बच्चों को खुश करने के लिए बकरा खरीदना चाहता है और पैसा भी नहीं है और ये हमसे पैसा मांग रहा है, तो हमने उसको पैसा देने के लिए मना कर दिया। हो सकता है कि कोई आदमी ज़रूरतमंद होता, वो ये कहता है कि हमारे पास कुर्बानी के हम हकदार हैं और बाद में हम पैसा होगा तो हम आपको दे देंगे, अभी ज़रूरत नहीं तो हम दे भी देते। लेकिन वो उसका नज़रिया ये था कि बच्चों को खुश करने के लिए वो बकरा लाना चाहता था, तो हमने जैद भाई उसको मना कर दिया। जाहिर सी बात है, कुर्बानी हाँ, तो उधार जी, लेके थोड़ी है। जी जी जी, तो हमने उसको मना कर दिया और तब से लेकर आज तक वो हमारी सारी पोस्ट पर, जिसमें पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, उस पर वो गलत कमेंट करता है, उस पर वो गलत कमेंट करता है। ठीक इसी तरह से हमने जिन लोगों को उनके काम के लिए मना कर दिया और वो लोग आज गलत कमेंट करते हैं, तो उसको उस नज़रिए से ना नहीं, वो देखिए। कमेंट वमेंट तो अपनी जगह है। जी, कुछ अच्छा करें, कुछ आप अच्छे से अच्छा काम कीजिए, तब भी गलत कमेंट जी। आएंगे। लेकिन हमने आपकी एक वीडियो और देखी थी रमज़ान के मौके पर, जब आप दरवाज़ा घर का डालते हैं, फलाने शख्स आए नहीं आए, फिर फलाने कहाँ है, रोशन बाग गए, फलाने हैं नहीं है, कहाँ गए, रोशन बाग गए। तो कौम के सारे लड़के इस वक्त रोशन बाग में, जबकि रोशन बाग एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेडीज़ मार्केट है, लेकिन उसमें बेचने वाले छोटे छोटे दुकानदार, पूरा मतलब जितने गरीब टाइप के लोग हैं, सब रोशन बाग में कुछ ना कुछ बेचते हैं। तो कुछ बेचने के लिए है, कुछ अपने घर की लड़कियों को लेके जाते हैं मार्केटिंग कराने के लिए, कुछ उसके अंदर गलत चीज़ें भी करते हैं, जाते हैं, लुफरेटी भी करते हैं। तो लेकिन आपने तो ऐसा दे दिया सारे लड़के कौम के रोशन बाग में तो लुफरेटी कर रहे हैं क्या? देखिए हमने फिर कहा कि सारे लोगों को अगर शामिल करिएगा तो ये बात गलत है। हमने सिर्फ उन लोगों के बारे में कहा है और बात इतनी सीधी सी नहीं है। अगर आप वहाँ प्रैक्टिकल करके जाके देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि किस तरह से वहाँ पर गलत हो रहा है। उस गलत चीज़ों को उठाना, और सोशल मीडिया का दौर है आज की, इस दौर में अगर किसी तरह की कोई बात उठाया जाता है तो ये ना कहा जाए कि कौम की बदनामी हम कर रहे हैं। कौम की बदनामी अगर देखना हो तो पूरा सोशल मीडिया छान मारिए, ऐसी ऐसी बदनामी दिखाई पड़ेगी आपको कि आपको लगेगा। लेकिन हमने जो किया वो हमारी नीयत ये थी कि अगर वहाँ पे रोशन बाग में जो लड़के जाते हैं वो गलत कर रहे हैं और उसमें 85% लड़के, 90% लड़के गलत होते हैं, इस वजह से हमने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन ये बताइए, आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए आप किसी भी मुद्दे को बड़ा और ड्रामेटिक कर देते हैं, बहुत ड्रामा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर? देखिए कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हम सारा काम अच्छा ही कर रहे हैं। बहुत सारे काम हमसे गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं है, लेकिन बात पकड़ने वाले लोगों की है कि कौन क्या पकड़ता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो गलत चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं बनिस्बत इसके कि उस चीज़ को समाज में उछाला जाए। समाज में उछालने का रीज़न ये बिल्कुल नहीं होता कि इस चीज़ को उछाला जाए, बल्कि उसके पीछे किसी तरह का कोई रीज़न होता है। जैसे हम आपको बताते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे लोगों का दूसरे लोगों से मनमुटाव होता है किसी बात को लेके। तो हमने इस चीज़ को प्रोटेस्ट के दौरान देखा, जो मंसूर पार्क में प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के दौरान देखा कि लोग किस तरह से दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर हम अपने शहर में रहते हैं तो अपने शहर के लोगों को जानते हैं किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखने को मिला प्रोटेस्ट में। एक साहब से हम बात कर रहे थे जैद भाई, और
उनसे तरह तरह की बात कर रहे थे। तो पीछे से एक साहब ने हमको इशारा किया कि नहीं, मतलब वो ये कह रहे थे कि इनसे बात ना करो, ये मुखबिर हैं। अब हम दहशत में आ गए, अरे बाप रे बाप, हम जिससे बात कर रहे थे वो मुखबिर हैं। तो बस थोड़ी देर में हमने बात काट के हम उनके पास पहुंच गए कि उनसे पता करें कि मतलब सच्चाई क्या है। कि सच्चाई क्या है। गए उनके पास, बात करने लगे, कहीं कहा तुम उनसे बात कर रहे थे, ये तो मुखबिर हैं। हमने कहा अच्छा। और हम जैसे ही पीछे पलट के उसके पीछे देख रहे हैं तो दूसरा आदमी इसको कह रहा है इससे बात ना करो। मतलब कहने का ये है कि वो इसको मुखबिर कह रहा है। हाँ। तो हमने ये देखा कि उस प्रोटेस्ट के दौरान जिस आदमी का किसी से मन मुटाव था तो उसने उसको मुखबिर कह दिया। अब जिसने, सपोज कर लीजिए कि हमने किसी को मुखबिर कह दिया, अब उसने जिसको बताया कि ये मुखबिर है, वो जाके दूसरे को बता रहा है, वो जाके तीसरे को बता रहा है, वो जाके चौथे को बता रहा है। जिसको हमने मुखबिर कहा वो अपने आप को साफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जाके कितने कितने लोगों को बताएगा फैलती जाएगी और कि ये बात गलत है, बदनामी उसकी होती जाएगी। और अब सबसे क्लास की बात बताते हैं आपको। हम मंसूर पार्क के अंदर कैंपस में गए, एक औरत से बात कर रहे थे और पीछे से दूसरी औरत उसको कह रही कि इनसे बात ना करो, ये मुखबिर हैं। मतलब आपको समझ रहे हैं? तो कैसा महसूस तो हुआ? कहने का मतलब ये है कि जो चीज इस तरह की फैला दी जाए उसमें आप अपने आप को साफ नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात और ये होती है, अक्सर आपका भी मंशा यही होता है कि जो कौम है, मुस्लिम कौम, ये शिक्षा में बहुत पीछे है। तो क्या ये जिम्मेदारी मुस्लिम कौम की है कि कुछ बाहरी फैक्टर भी हैं जो इसमें काम आ रहे हैं, या वो भी जिम्मेदार हैं? देखिए, एजुकेशन के मामले में बाहरी फैक्टर तो हम बाद में देखेंगे और उसके बारे में हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने लोगों की। आप यकीन मान लीजिए कि एजुकेशन की तरफ बिल्कुल लोगों का झुकाव, देखिए बदलाव आया है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आया, लेकिन जिस तबके की हम बात कर रहे हैं उस तबके में लोअर क्लास और जो नीचे का मिडिल क्लास है वो पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। उसकी वानगी ऐसे समझ लीजिए, उसकी बात ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं भाई, किसी तरह की भी कभी कोई बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, कोई बच्चा पैसों की वजह से, तंगी की वजह से ना पढ़ पा रहा हो, तो आप हमको बताइएगा, हम उसके एजुकेशन का पूरा खर्चा लेने के लिए तैयार हैं। एक बार हमको 2 लड़के दिखाई पड़े जो कि पैसों की वजह से, क्योंकि घर का खर्चा ही कायदे से नहीं चल रहा था, तो पैसों की वजह से वो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, दिन भर घूमते टहलते रहते थे। तो हमने इस बात की पोस्ट डाला, हमारे पास 2 लोगों ने हमें फोन किया, उन्होंने कहा नहीं भाई, आप इस बच्चों को हमको दे दीजिए, हम सारी चीजें, किताब, कापी, ड्रेस, सारे खर्चे हम उठा लेंगे, इन बच्चों को हम पढ़ा देंगे। कितने बड़े बच्चे थे? बच्चे रहे होंगे 8-9 साल के आसपास के बच्चे रहे होंगे, 2 भाई सगे भाई थे। आप यकीन मान लीजिए कि जब उनकी फैमिली से हम बात करते हैं तो उनकी फैमिली किसी तरह से राजी नहीं हुई, जबकि पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार थे। स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो भी हमारे फेवर में कि आप ले आइए बच्चों को, हम एडमिशन देंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, किताब कापी स्कूल की तरफ से। और अभी लेटेस्ट सुन लीजिए, एक साहब ने हमको फोन करके कहा कि नहीं भाई, 1-2 बच्चे हैं और पढ़ना चाहते हैं, उनके घर में पैसों की तंगी की वजह से वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने अपने लोगों से बात किया, उन्होंने कहा नहीं भाई, फौरन हमको डिटेल दीजिए बच्चों की, हम एडमिशन करवा देते हैं और सारा खर्चा मेरी तरफ से। आप यकीन मानिए, जब हमने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है, उनकी माँ से बात करके बताते हैं। उनकी माँ एग्री नहीं हुई। लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है और हम लोगों ने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया और उसका असर भी देखने को मिला। अच्छा, मतलब किस तरह के कुछ काम किया जाए? हम लोगों ने एजुकेशन का काम ये किया कि हम लोग आज भी समझते हैं कि डोर टू डोर जाना चाहिए, जैसे तबलीगी जमात वाले जाते हैं, डोर टू डोर जाना चाहिए, माँ बाप से मिलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो हम लोगों ने जो काम किया वो मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को बताया कि किस तरह से एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए, ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई। रसूलपुर का एक वाक़या है, हम उसको आज तक नहीं भूलते। हम लोग जब अपनी इस बात को मुहिम चलाने के लिए रसूलपुर जब गए और वहाँ पर हम लोगों ने खड़े होकर इस बात को कहा, तो एक दादा थे, वो अपने बच्चों को हमारी लोगों की मुहिम की वजह से वो अपने बच्चों को ले गए इस्लामिया कॉलेज में, उन बच्चों का एडमिशन कराए और बच्चे बड़े बड़े थे,
समझ रहे हैं। और हम लोगों के को ऐसी इस बात ऐसी पता चली कि हम लोगों के पास इस्लामिया कॉलेज से टीचर का फोन आया और उन्होंने बताया कि एक फैमिली आई हुई है और वो अपने बच्चों का एडमिशन करवा रही है और वो ये कह रही है कि परसों हमारे मोहल्ले में इस तरह की मुहिम हुई, इस तरह की बात हुई, तो हम जागरूक हुए और हमें एहसास हुआ, तो हम अपने 2 पोतों को लेके आए हैं और एडमिशन करवाने के लिए। ऐसा नहीं है कि काम करने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि समाज में किसी तरह का कोई काम हो ही नहीं रहा है, लोग निकल नहीं रहे हैं, जागरूकता के लिए नहीं निकल रहे हैं। नहीं अजय, एक प्रयागराज की फाउंडेशन है, राह फाउंडेशन, हो सकता है आप जानते हो, लर्निंग सेंटर उन्होंने खोल रखे हैं, 3 या 4 सेंटर हैं। उन्हें करीब 1400-1500 बच्चों को वो फ्री पढ़ाते हैं। और जिन बच्चों के स्कूलों में नाम नहीं लिखे हैं उनके नाम ले जाके वो सरकारी स्कूलों में लिखवाते हैं और शाम को ट्यूशन वो खुद पढ़ाते हैं, एकदम पूरा फ्री। और लर्निंग सेंटर बढ़िया मेंटेन कर रखा है, फ्री पढ़ाते हैं। तो अब जब बच्चे उनके यहाँ पढ़ने आते हैं, किताब कापी भी वो लोग देते हैं अपनी तरफ से, तो वो काम तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं काम नहीं हो रहा है। आप इस तरह की कोई काम, आपका कोई ऐसी मुहिम जो परमानेंट चल रही हो, अब कभी गए मोहल्ले मोहल्ले कह के चले यार बात ख़त्म हो गई, या एक परमानेंट कि हमको हर हफ्ते या महीने में 1 दिन निकलना है, जागरूक करना है, या किसी जगह बच्चों को बुलाना है, फ्री में पढ़ाना है, कुछ काम कर रहे हैं आप लोग या कोई संस्था ऐसी आपकी? देखिए, समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अपना काम करते हैं, अगर वो काम ना करें तो उनके घर की रोजी रोटी न चल पाए, ठीक है। किसी का ऑफिस जाना है, किसी को दुकान खोलना है, किसी को काम धंधे पे जाना है, वो अगर ना जाए तो उसके घर की रोजी रोटी ना चल पाए। ऐसे लोगों में शुमार हमारा है कि अगर हम काम ना करें तो हमारे घर की रोजी रोटी न चल पाए। लेकिन दूसरी तरफ समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लोग टोटल फ्री हैं। टोटल फ्री होने की वजह है, टोटल फ्री होने की वजह ये है कि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि उन्होंने प्रॉपर्टी बना लिया, दुकानें बना लिया, मार्केट बना लिया, घर बना लिया, उनके 3-3, 4-4 मकान किराए पे उठे हैं, उनकी दुकानें उठी हैं। सोने पे सुहागा ये कि बहुत सारे लोगों की मिसेज टीचरें हैं, 70-80 हज़ार रुपये वो कमा रहे, तो उनको कोई काम नहीं करना है। वो ये क्या करते हैं कि सुबह कहीं जाके अड्डेबाजी करते हैं, दोपहर में कहीं अड्डेबाजी करते हैं, शाम को कहीं अड्डेबाजी करते हैं और रात में कहीं अड्डेबाजी करते हैं, और रात में 1 बजे अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे लोग जो टोटल फ्री हैं, जिनको कोई पैसा नहीं कमाने के लिए कहीं नहीं जाना है, कोई दुकान नहीं खोलना है, ये लोग समाज के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? अड्डेबाजी कर रहे हैं। फला आ रहा है, तुम ये कहना तो हम ये कहेंगे, बड़ा मजा आएगा। समझ रहे हैं? किसी दूसरे की बुराई, सरकार गिराना, सरकार बनाना, फालतू की बातें। ऐसे लोग समाज में क्या इस तरह का काम नहीं कर सकते? और इसी तरह का काम नहीं, उनके पास बहुत सारा काम है। हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं, हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े हर मोहल्ले में है, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। क्या ऐसे लोग जो अड्डेबाजी कर रहे हैं, वो एक ग्रुप बनाकर मोहल्ले मोहल्ले जाकर अगर वो 100 केस में हाथ लगाएंगे, 50 हल होगा, 50 मुकदमे खत्म हो जाएंगे, 50 फैमिली अपने कायदे से रहने लगेगी। क्या ऐसा नहीं कर सकते ये लोग? समाज सेवी लोग बनते हैं अपने आप को, अब तो समाज सेवी से ऊपर वरिष्ठ लगाने लगे हैं, वरिष्ठ समाज सेवी। ये लोग कौम के लिए क्या काम कर रहे हैं? हाँ, खाली ये कर रहे हैं कि फला की शादी में शामिल हुए, आज फला के वलीमे में शामिल हुए, जाके फोटो पोस्ट कर दिया, हाँ, आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया, आज कचहरी गए और पोस्ट कर दिया। ये इनका काम है, हाँ, कि इन लोगों को समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि उनको ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, कमियां गिनाई, कौन के क्या कुछ लोग ऐसे भी जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कभी कुछ अच्छा आपको दिखती है? हाँ, कोई अच्छी, हाँ, बताएं। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बताएं कुछ अच्छा। लेकिन जो लोगों में सही मानों में अच्छा काम कर रहे हैं, वो किसी तरह का कोई सोशल मीडिया पे अपने आप को हाईलाइट नहीं करते। अभी रिसेंट आपको हम बताते हैं, तो आप ताज्जुब करिएगा इस बात को। एक लेडी, उन्होंने हमको फोन किया और उन्होंने फोन करके हमको बताया कि हम कुछ पैसा ऐसा देना चाहते हैं कि कोई अपना मकान बनवा सके। कोई गरीब हो तो आपकी नज़र में तो बताइएगा। अब ऐसा गरीब तो वो भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन होता ये है हमारे माशरे में कि जो लोग अच्छी हैसियत वाले हैं वो बेचारे कहीं ढूंढ नहीं पाते ऐसे लोगों को। तो उन्होंने कहा कि जो है कोई ऐसा होगा तो आप हमको बताइएगा। तो हमने कहा ठीक है, बताएंगे।
बात गुजर गई, तकरीबन हो गया 3 महीना। ठीक है, 3 महीने के बाद एक जरूरतमंद हमको दिखाई पड़ा, तो हमने कहा लाओ, अब उनका फोन नंबर हम मिस कर गए, उनका फोन नंबर हमने सेव ही नहीं किया था। फिर हमने अपनी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला कि कोई लेडी थी करेली की, उन्होंने हमको कांटेक्ट किया था, उनका नंबर हमसे मिस हो गया है, एक जरूरतमंद है, उन्होंने पैसा देने के लिए कहा था मकान बनाने के लिए, अगर वो हमको हो कांटेक्ट कर लें। अब वो उन्होंने हमको जो है कांटेक्ट तो करने की बात ही, वक्त गुजरता गया, उन्होंने तो हमको कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमको ऐसे कांटेक्ट कर लिया कि हमें मकान बनवाना है, हमारे एक रिश्तेदार हैं या हमारे एक ताल्लुकात के लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने। अभी रिसेंट हम आपको बता रहे हैं, 20 दिन की बात है, उन्होंने हमको फ़ोन किया, हो सकता है कि उन्होंने पोस्ट देख लिया हो, उन्होंने फ़ोन किया कि हाँ आपने कहा था, हमने कहा हाँ मैम, एक शख्स को हमने ढूंढ लिया है, लेकिन ये मकान बनाने वाला नहीं है, बनिस्बत हम समझते हैं कि उसको मकान बनवाने से अच्छा है कि अगर उसको कुछ काम धंधा करने के लिए पैसा दे दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम उसको घर बनवा देंगे तो फिर कल एक मसला खड़ा रहेगा कि क्या करे, तो मैम ऐसा कर लीजिए कि उसको पैसा दे दीजिए काम धंधे के लिए। तो कहने लगी कि ठीक है, आप आ जाइए। जैद भाई, अभी रिसेंट हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने हमको 50,000 रुपया पहली किस्त का दिया है, उन्होंने कहा कि ये आप उनको दीजिए, ठीक है। और हमने उस लड़के के हवाले किया, उसको कहा कि तुम इसको काम आगे बढ़ाओ और आगे ज़रूरत होगी तो हम तुमको और पैसा देंगे। अभी मैम का फ़ोन 3-4 दिन पहले फिर आया कि हमारे पास पैसा और है और हम देना चाहते हैं, लेकिन हमारी फैमिली जो है हमें सख्ती से मना कर रही है कि आप कहिए कि आप खुद ढूंढ लीजिए या आप किसी नंबर दे दीजिए, लेकिन आप पैसा नहीं लीजिए। क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपके जो आलोचक हैं वो कहते हैं नहीं, ये तो कंटेंट क्रिएटर हैं और बस वीडियो व्यू पाने के लिए करते हैं, जबकि जो काम आपने बताए हैं तो बहुत अच्छे काम है। तो उनको आप क्या जवाब देंगे जो कहते हैं खाली व्यूज़ के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं? व्यूज के लिए पैसा तो नहीं जुड़ा उसमें? नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, किसी पॉपुलरिटी वाली बात। पॉपुलरिटी वाली बात, पैसा नहीं, कि व्यूज़ पाने के लिए कि हाँ लोग हमको जाने, और बस इसके लिए कंटेंट क्रिएटर है, कोई समाज सेवा नहीं करते। लेकिन आपने तो बहुत अच्छी बातें बताई हैं, इतना काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज के दौर में कोई आदमी कोई भी काम करना चाहे, कोई भी संस्था कोई भी काम करना चाहे, जैद भाई उसके लिए सबसे पहला सवाल उठेगा कि फंड कहां से आएगा। बिल्कुल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के लोगों को चैलेंज के साथ बताना चाहते हैं कि हम जितना पैसा सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। वजह लोगों का फेथ हमारे ऊपर है। अभी हम आपको बताएं कि वो स्लाटर हाउस कॉलोनी का लड़का था हॉकी प्लेयर, उसके लिए हमने पैसा अरेंज कराया और हमको लोगों ने ही बताया, लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में पैसा दिया और लोगों ने हमको ये बताया कि नहीं भाई, आपकी एक बात लोगों को अच्छी लग गई कि अगर पूरा शहर किसी को 1-1 रुपया दे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यही 1-1 रुपया अगर किसी के पास जाएगा तो वो इतनी तादाद में इकट्ठा हो जाएगा कि वो अपना काम कर लेगा। एडीए ने इसकी फैमिली को निकाल दिया, मकान सील कर दिया, पूरा सामान बाहर पड़ा था। हमने एक दर्दनाक अपील लोगों से किया, लोगों ने इतना पैसा दिया कि बाद में वो फैमिली हमको बुला के दिखाती है कि वो अपना किचन, बाथरूम, पूरा टाइल्स और बेहतरीन, इतना ज़्यादा पैसा बढ़ गया था उसके पास कि उसने उसका इस्तेमाल कर लिया। तो बात ये है जैद भाई कि अगर आलोचक हैं तो अच्छाई करने वाले लोग उससे ज़्यादा हैं। अच्छा, आपको इतना चाहने वाले लोग हैं, तारीफें करते हैं, सब कुछ करते हैं, आलोचक भी हैं, आप देखते ही रहते हैं कमेंट्स वगैरह कैसे कैसे करते हैं। तो जो आपके आलोचक हैं, आप उनको अपना दुश्मन समझ के हटा देंगे, खराब लोग हैं, या आप तैयार रहते हैं कि अगर आलोचना करे आओ, सामने से आओ, डिबेट करो, उनसे बात करो? देखिए, बात करके तो वो कभी नहीं टिक सकते हमारे सामने, इसलिए कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है। जी, ठीक है। वो जब आते हैं हमारे पास या आएंगे हमारे पास, किस बात को लेके आएंगे, लोग कितने दिलेर हैं ये हम देखने को मिलता है। लोग खुद भी कमेंट नहीं करते, दूसरे से कमेंट करवाते हैं, कहते हैं तुम करो तुम करो तुम करो। मतलब अब जिसने कमेंट किया वही। हमको बहुत सारे लोग मिले, हमने पूछा, कहने लगे भाई फला ने कहा कि कमेंट कर दो, तो हमने कर दिया, माफी चाहते हैं आपसे, समझ रहे हैं। अब ये रिसेंट अटाली का एक लड़का है,
वो एक जगह पार्टी में था, तो पार्टी से लौटने लगा, उसके पास कोई साधन नहीं था, तो हमने कहा चलो छोड़ देते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई, आपको हमने जो है फला कमेंट किया था, हमको फला साहब ने कहा था कि कर दो, हमने कर दिया भाई, माफी चाहते हैं। तो इस तरह के लोग भी मौजूद है शहर में, दिलेर लोग जो खुद तो नहीं करना चाहते लेकिन दूसरे से करवाते हैं। लेकिन आपकी जो पोस्ट वगैरह होती हैं या वीडियो रहती है, अक्सर इससे लोग बड़ा आहत भी होते हैं, उनको तकलीफ भी हो जाती है तंज की वजह से। होंगे या ऐसे ही रहेंगे आप? देखिए, हम तो सोशल मीडिया हमने छोड़ दिया है काफ़ी दिनों से, और सिर्फ इसी वजह से कि लोग गलत लोगों की वजह से, और फिर लगता है कि आ जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इस तरह की बात करते हैं, कंडम करते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा दुगना चौगुना लोग हैं ये कहने वाले कि एक मिसाल भी देते हैं कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, इस तरह की बात भी कहते हैं। और लोगों की बात जब करते हैं, लोग बताते हैं कि गलत करने वाले लोग गलत ही करेंगे। जैसे जैद भाई, एक बात बताएं आपको कि हम बहुत बुरे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हम दोनों एक पार्क में जाते हैं, तो हम पता है क्या ढूंढेंगे? कूड़ा ढूंढेंगे, कांटा ढूंढेंगे, अननेसेसरी लकड़ी कहाँ पर पड़ी हुई है, कूड़ा कहाँ पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? आप देखेंगे, आप दिखाएंगे, देखो कितना अच्छा फूल है, देखो कितनी अच्छी पत्ती है, देखो कितना अच्छा सजाया गया जो है, जैसा है जो जैसा है वो वैसा ढूंढेगा, समझ रहे हैं? तो उससे आहत नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो नहीं भाई, आप कौम के लिए इतना कुछ करते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि कौम से आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? हम आपको बताएं कि किसी को अल्लाह ताला ने 300 मीटर देखने की ताकत दे रखी है, यानी वो 300 मीटर से ज्यादा नहीं देख सकता, और कोई शख्स ऐसा है कि जो 500 मीटर तक देख सकता है। अब 400 मीटर पे किसी तरह का कोई शेर आ गया, सपोज कर लीजिए, अब शेर आ गया तो वो जो शख्स है परेशान हो जाएगा कि अभी आएगा, हम लोगों को खा जाएगा, हमारे लोगों को खा जाएगा। लेकिन वैसे ही जो 300 मीटर तक देख सकता है, जब उसको वो बताएगा कि देखो 300 मीटर पे शेर खड़ा है, तो उसने जैसे ही देखा तो 400 मीटर पे शेर खड़ा है, उसको नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो 300 मीटर तक देख सकता है। हम आपको बताएं कि बहुत दूर तक देख पाने की ताकत जिन लोगों के अंदर है, सिर्फ हमारे अंदर, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों के अंदर है वो बहुत परेशान है। और हम अपनी पर्सनल बात बता दें कि अल्लाह ताला ने हमको इतना खुश रखा है कि हमारी अपनी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर 10-20 सालों से हम बहुत परेशान हैं, खासकर अपनी कौम को लेकर, और इस वजह से हमारे चेहरे पे शिकन है, क्योंकि हम बहुत दूर तक देख पा रहे हैं। इससे आप क्या कहना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? एजुकेशन तरफ जाना चाहिए, रोजगार की तरफ जाना चाहिए? क्या क्या मतलब कैसे वो बचें, क्या करें? एक संस्था को चुनना चाहिए, एक लोगों को चुनना चाहिए, उनकी बात आंख बंद करके मानना चाहिए। लेकिन जिसकी बात आंख बंद करके मानेंगे वो बिक जाएगा। मुसलमानों में आप बड़े आम सी बात है, आप अपना एक नेता चुन लीजिए, जब तक आपने नहीं चुना है वो आपके पीछे पीछे नाचेगा, जिस दिन वो स्थापित हो जाएगा वो बेच देगा, आपको भी बेच देगा। देखिए, लीडर की बात हो गई तो बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे ही लीडर हो गए हैं कि फला की शादी में शामिल हुए, बस फला जगह, सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने ड्राइंग रूम में अड्डेबाजी करते हैं, 8-10 लोग रोज उनके यहाँ बैठते हैं आके, वो डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ठहाका लगाते हैं, लेकिन कमजोर वर्ग के लिए कोई काम नहीं करते। कमजोर वर्ग का ताल्लुक पैसे से नहीं है, कमजोर वर्ग का ताल्लुक है एजुकेशन नहीं है, सोच समझ नहीं है, ठीक है, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, उनके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमने आपको जैसा कि बताया कि ये लोग जो अड्डेबाजी कर रहे हैं, अगर एक यूनिटी बना के, और बता देखिए कि एतराज करना बहुत जरूरी है, आप एतराज से बहुत फायदा मिलता है, विरोध से बहुत फायदा मिलता है, और ये हमारे दीन का हिस्सा है कि गलत पे एतराज करो। आज हमारे माशरे में कोई गलत पे एतराज नहीं कर रहा है। जैद भाई, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जा रहे होते थे और किनारे कोई ईंटा पड़ा होता था, तो हम लोग ऐसे पैर से मार देते तो सड़क पे चला जाता था, और पास में जो लोग बैठे उठे होते थे वो चिल्लाने लगते थे हम लोगों को और डांट के कहते थे ईंटा किनारे करो। कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, और उसके बाद वो डांट देते थे हम लोगों को। ये होता था, और हम लोगों के घर के मर्द भी, फादर मदर भी, पेरेंट्स भी ऐसे होते थे कि कभी जाके उनसे झगड़ा नहीं करते थे। आज मुआशरे में ये भी है कि कोई आदमी किसी को इसलिए नहीं टोकता कि उसके घर वाले आ जाते हैं, ये कहते हैं तुमसे क्या मतलब। तो मुआशरे का यह हाल बहुत बुरा है। गलत का विरोध नहीं हो रहा है, अगर गलत का विरोध हो तो आप यकीन मानिए कि गलत रुके। माशरा सुधार सकता है अगर विरोध हो।
तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बातें आपकी बहुत सटीक और बिल्कुल सीधी थी। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में फिर किसी हस्ती के साथ। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।